तो नमस्कार सभी को। नमस्कार। जो भी देख रहा है विद्यार्थी 12th क्लास का, मैं समझता हूँ उसको पूरी क्लास जरूर वॉच करनी चाहिए। इसका इस बार मिशन है 90 पार। अब की बार 90 पार का सपना देखा है, और सपना अगर आपने सजोते हैं तो सपने आपके जरूर साकार होंगे। आपको मैं एक सलाह दूंगा, जैसे कि आप एग्जाम से पहले 1 या 2 महीनों क्या करते हो, एक कुछ ऐसे होते हैं मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट के नाम पे क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी लाते हैं, और अब की बार लिखते हैं क्या 90 पार, लेकिन उसमें नहीं होता क्योंकि वो आपको प्रश्नोत्तरी देते हैं, नोट्स नहीं देने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो आपको नोट्स के साथ क्लास आज लेने वाला हूँ, तो जरूर पूरा वीडियो अगर आपके सपने हैं 90 पार के तो आप जरूर पूरी क्लास देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल है। और इसका मैंने एनसीईआरटी का जो इस चैप्टर का सार है वो मैंने जो मेरे को इस बार आप ये मैं बता रहा हूँ, ये अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको मैं कहता हूँ 100/100 आप लिखने की शैली प्लस आपकी जो प्रश्न अटेम्प्ट करने की पूरी क्षमता होगी। अगर 25 से 30% जो भी आते हैं उसका पूरा अटेम्प्ट करके आता तो आपका इस बार 90 पार का सपना पूरा हो सकता है, अगर आपने सजोया तो। क्योंकि आज की क्लास शुरू करता हूँ। आज इसका भाग होगा शीत युद्ध का दौर, कक्षा 12 भाग 4, कक्षा 12 आरबीएससी या एनसीईआरटी जो भी जिस भी राज्य में हो। आरबीएससी की मैं स्पेसिफिक बात करूंगा, आरबीएससी हो आरबीएससी, ठीक है, आरबीएससी और एनसीईआरटी जिस भी राज्य में हो। शीत युद्ध का दौर राजनीतिक विज्ञान चौथा भाग है। पूरा जरूर वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको फायदा हो सके। मैं कहता हूं जो भी देख रहा है उससे प्लीज अपने रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप ही नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैंने सपना सजोया, अगर आप सहयोग करेंगे जरूर मैं सफल होऊंगा ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप जरूर मेरी सहायता करेंगे, नोट्स के साथ आपको करवाया जा रहा है तो जरूर जुड़िएगा। आज बात करेंगे हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ में क्या था, मतलब हथियारों की होड़ मची हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, पता है आपको, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उस समय जो हथियारों की होड़ के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए कुछ संधियां हुई, उस संधियों के बारे में आज बात करेंगे। तो पहली संधि है सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी इसे कहते हैं LTBT इसे कहते हैं, ठीक है। ये इस पर हस्ताक्षर हुए, हस्ताक्षर की बात करूं तो हस्ताक्षर इसके ऊपर हुए 5/8/1963 को, 5/8/1963 को। और ये प्रभावी कब हुई, प्रभावी की बात करूं तो प्रभावी ये 10/10 यानी 1963 को, 10 तारीख 10वां महीना 1963, ठीक है। और ये कहां पर हुई, अब हुई तो ये हुई प्रभावी हुई और हस्ताक्षर हो गए, लेकिन ये कहां पर हुई, ये हुई मास्को। मास्को कहां पड़ता है, रूस में, ठीक है। और किन के मध्य हुई, मतलब इसमें कितने थे, 3 राष्ट्र थे इस संधि में। कौन सी, सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है। इसमें यूएसए यानी सोवियत संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, और ब्रिटेन, ये तीसरा राष्ट्र था ब्रिटेन। तो इस प्रकार तीनों के मध्य ये प्रथम जो संधि है सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई। तो आगे बात करते हैं कि इसके क्या उद्देश्य रहे होंगे, इसके उद्देश्य क्या रहेंगे। उस उद्देश्य की बात करें तो ये परमाणु जो हथियारों के परीक्षण पर रोक, परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक, तो रोक किन पर लगाई जाए, तो रोक लगेगी मतलब वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के, जो पानी के अंदर है वहां पर परमाणु जो परीक्षण है वो नहीं किए जाएंगे, जो हथियार परमाणु परीक्षण है वो नहीं किया जाएगा। किन के अंदर, वायुमंडल के अंदर, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर। तो ये 3 इसके मुख्य तत्व थे, इनमें इसके अंदर ये परमाणु नहीं परीक्षण नहीं कर सकते थे, इन पर इन्होंने रोक लगाने का ये इनका उद्देश्य था। तो इस समय नेता कौन थे, आप सभी को पता, यूएसएसआर के खुसरचेव, उसके जॉन एफ कैनेडी, निकिता खुसरचेव इसके यूएसए के, ये यूएसएसआर के, ये यूएसएसआर के, और ये यूएसए, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया आपका प्रथम जो संधि हुई। दूसरी संधि कौन सी हुई, दूसरी हुई परमाणु अप्रसार संधि, NPT। ये कब हुई, ये 1/7/1968 को हुई, इस पर हस्ताक्षर हुए। और प्रभावी क्या हुई, प्रभावी हुई 5 मार्च 1970 को, यानी
एक साथ 1968 में ये हस्ताक्षर हुए और प्रभावी हुई, लागू हुई गए, वो ये हुई 5/3/1970 को। इसकी क्या शर्तें थी? शर्तें की बात करें, परमाणु हथियारों पर नहीं, शर्त यह थी कि 5 जो राष्ट्र है, उस 5 राष्ट्र को 5 परमाणु संपन्न राष्ट्र क्या करेंगे? परमाणु हथियार है वो रखेंगे। मतलब परमाणु संपन्न जो 5 राष्ट्र थे उस समय, वो अब भी है। वो कौन सा? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ यानी रूस, तीसरा था ब्रिटेन, चौथा था फ्रांस, पांचवा था चीन। ये 5 है जो परमाणु हथियार है ये रखेंगे। मतलब वीटो पावर भी इनके 5 के पास है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं, ये इसका हो गया मैटर, ये दूसरे का है। जैसे ये आपको दिख रहा है नीचे वाला पोर्शन, ये अलग है। तो इस प्रकार से ये दूसरी संधि हुई परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, इसके विषय में इतना ही। और इसके इस नेता कौन कौन थे? तो ये थे जॉनसन किसके थे? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरा था ब्रिजनेव यूएसएसआर की ओर से थे। ठीक है, इनके मध्य ही जो प्रसार संधि हुई। तीसरी संधि हुई वो हुई परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन ये हुई परिसीमन वार्ता फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसका ना ABMT। ठीक है, ये 26 मई 1972 में हस्ताक्षर हुए और प्रभावी हुई 3 अक्टूबर 1972 को। कौन सी? परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि जो है। ठीक है, वार्ता फर्स्ट। इसमें क्या था? इसमें ये प्रथम सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता द्वारा जो घातक हथियार है उनका परिसीमन करना। परिसीमन का मतलब होता है उनके उन पर रोक लगाना। ठीक है, परिसीमन करना यानी सीमित करना। ठीक है, परिसीमन करना, परिसीमन यानी सीमा निर्धारण। क्या है इसका मतलब? होता है सीमा निर्धारण। ठीक है, सीमा निर्धारण करना। किसका अर्थ? परिसीमन का। और वार्ता हथियार है उनका क्या करना? उनकी सीमा का निर्धारण करना। ये इसकी जो प्रथम सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट जो साल्ट हुआ उसके द्वारा। ठीक है, इसी के अंतर्गत साल्ट 1 फर्स्ट हुआ था और साल्ट सेकेंड। साल्ट मतलब प्रथम सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता और द्वितीय सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकेंड साल्ट। ये हुआ 18 जून 1989 को यानी 1789। ठीक है, जो साल्ट सेकेंड हुआ वही सेम है, घातक हथियारों का परिसीमन करना यानी उनकी सीमाओं का निर्धारण करना। साल्ट सेकेंड में ये थे। ठीक है, आगे थी चौथी संधि कौन सी हुई थी? सामरिक स्तर न्यूनीकरण। न्यूनीकरण का मतलब होता है कम करना। ठीक है, कम करना। न्यूनीकरण का मतलब है कम करना। ठीक है, तो ये कब हुई? ये 31 जुलाई 1992 नहीं 1991 सॉरी 31 जुलाई 1991 को। इस प्रकार से ये कुछ संधियां कितनी थी? 4 थी महत्वपूर्ण। 4 जो मैंने बताई, इसको आप नोट डाउन कर लेना। जो मैंने लिखाया है उससे अगर बाहर आने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी रहा हूं और मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा ये नहीं आप सोचेंगे यार ये ऐसे बक रहा है, लेकिन मेरे को पता है, मैंने एग्जाम दिया है, तब मैं आपको बता रहा हूं। क्यों ना, मैंने कहा कोई विद्यार्थी मेरा साथी जो नोट्स नहीं बनाता है, खुद को कमजोर समझता है या फिर सपने भी देखता है, तो भी उनके सपने में मैं भी योगदान दे रहा हूं। अगर वो देख रहा है तो उसका स्वागत करता हूं, मेरे को समय दे रहा है। क्योंकि आप पिस्टोल और ऐसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, वहां पर तो बहुत समय गंवाते हो, लेकिन यहाँ चीज पढ़ने की है वहां समय नहीं देते हो। ये आपके लिए मैं मानता हूँ आखिरी तौर पर ये आपका क्या होगा? घातक साबित होगा। लेकिन अभी जुड़ जाइए, क्योंकि कोई नहीं बिगड़ा है अभी तक, कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं गुट निरपेक्षता। यहाँ से दूसरा टॉपिक है, ये तो हो गया प्रथम टॉपिक हथियारों की होड़ में। ये 4 संधियां मैंने बता दी मोस्ट थी। ठीक है, आगे देखते हैं दो ध्रुवता को चुनौती। दो ध्रुवता को चुनौती कैसे? मतलब तीसरी विकल्प मतलब तीसरी दुनिया है जो अलग विकसित देश है, यानी जैसे कि एशिया है, अफ्रीका देश है, वो क्या थे? अलग विकसित देश है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए थे। तो तीसरी दुनिया इसको कहते हैं। तीसरी दुनिया भी इसका तीसरा विकल्प। तो इसने क्या किया? ये क्या हुआ? ये देखो,
इसके अंदर आपको दो दूरी तक चुनौती में तीसरा विकल्प मिलेगा, वो मिलेगा गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है जिसका आधा सैनिक हो, उन गुटों में से किसी भी गुट में नहीं शामिल होना। मतलब जिसका सैनिक आधार हो उस गुट में शामिल ना होने की नीति क्या कहती है? गुट निरपेक्षता की नीति कहलाती है। मतलब जिसका आधार, जो ताकतवर देश है जिसका आधार क्या हो, सैनिक हो, उसमें शामिल ना होने की नीति गुट निरपेक्षता की नीति कहलाती है। तो गुट निरपेक्षता के संस्थापक है वो कौन थे? मतलब इसके संस्थापक देश कितने थे? 5 थे। और कौन कौन थे? और 5 देश उसके संस्थापक जो करता है वो कौन कौन है? बात करें 5 है। 5 में पहला है भारत, गुट निरपेक्षता का संस्थापक देश, जहां से उसका नेतृत्व किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा है युगोस्लाविया में जोसेफ ब्रोज टिटो। सेकेंड जो देश है युगोस्लाविया, उनके ये जोसेफ ब्रोज टिटो है जो नेतृत्व करते थे, मतलब गुट निरपेक्षता में। आगे है मिस्र का था गमाल अब्दुल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टिटो, गमाल अब्दुल नासिर। इंडोनेशिया की ओर से सुकर्णो थे और घाना की ओर से वामे एन कुरमा। इस प्रकार से 5 गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक देश और उनके संस्थापक कर्ता, ये आपको बता दिया। अब आते हैं, इसको कहते हैं गुट निरपेक्षता को कहते हैं नेम। और नेम इनके जन्म का कारण क्या रहा? पहला कारण है, मतलब गुट निरपेक्षता का जन्म हुआ, उसका क्या कारण है, किस वजह से जन्म हुआ? तो पहला है 5 देशों में सहयोग का होना। ये 5 देश रहे, इनका सहयोग का होने के कारण इस गुट निरपेक्षता आंदोलन ये सफल हुआ। ठीक है, आगे देखते शीत युद्ध का प्रसार और बढ़ते दायरों को रोकना। और इसका दूसरा क्या था? जन्म होने का कारण था कि जो शीत युद्ध का दौर चला उसके प्रसार जो बढ़ रहा है उसको क्या करना? रोक लगाना। तो ये, और तीसरा है इसका नेम, मतलब गुट निरपेक्षता का, और नए स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का जन्म होना। जो अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र देश है उनका क्या का जन्म होना। तो इस प्रकार से 3 है जन्म इसके प्रमुख कारण रहे। ठीक है, मतलब उनकी उद्भव, जन्म का मतलब उद्भव, क्या? उद्भव। आगे देखें, इसके बाद में जो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुए, प्रथम शिखर सम्मेलन, द्वितीय शिखर सम्मेलन, तो कब हुए और कहां पर हुए, और इसके बारे में बात करें तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ 1961 में। कब हुआ? 1961 में प्रथम गुट निरपेक्ष या प्रथम शिखर सम्मेलन। ठीक है, प्रथम शिखर है गुट निरपेक्ष सम्मेलन का है, प्रथम शिखर सम्मेलन का, वो 1961 में हुआ। कहाँ हुआ? बेलग्रेड। और उसमें कुल कितने सदस्य थे? 25 सदस्य थे। कितने? प्रथम जो 1961 में हुआ गुट निरपेक्ष बेलग्रेड में 25 सदस्य उस समय थे। 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ, या प्रथम 17वां शिखर सम्मेलन की बात करें, हुआ 2016 में। कहाँ हुआ? वेनेजुएला। उस समय 120 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, और 18वां हुआ, वो हुआ 2019 में। कहाँ हुआ? अजरबैजान में। ठीक है, और उस समय 120 के सदस्य रहे। इस प्रकार से आपको एक मैं कंटेंट दे रहा हूं, इसमें आप कोई आप कमी नहीं निकाल सकते, मैं दावा करता हूं, क्योंकि मैंने जो बुक्स का आप रीडिंग मार लो, नोट्स पढ़ लो, आपका काम तमाम हो जाएगा। 90 के 100 भी नंबर लाए जा सकते हैं अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, अगर मेरे को समय देते हैं ईमानदारी से। आगे कहते हैं कि नेम, जो गुट निरपेक्ष क्या है, क्या नहीं है, क्या पृथकवाद नहीं है। पृथकवाद का मतलब होता है युद्ध में किसी भी के अपने को गुट, पृथकवाद का मतलब होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखना, अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखना। और तटस्थता का मतलब है किसी भी गुट के लिए युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। क्या कहलाता है? तटस्थता। तटस्थता का मतलब है उदासीन हो जाना। उदासीन का मतलब होता है किसी भी गुट के लिए युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना तटस्थता कहलाती है। ठीक है, तो ये तटस्थता है नहीं है, और न तो पृथकवाद है गुट निरपेक्ष, न है तटस्थता। तो आपको तटस्थता का गुट निरपेक्ष मैंने बता दिया। गुट निरपेक्ष का और बता देता हूं कि अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखना क्या कहलाता है? पृथकवाद। और एक प्रश्न आपसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए अगर आपको आता है कि 1787 में जो घटना हुई
वो कौन सी हुई 1787 में, ऐसी कौन सी घटना थी जो हुई, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे को पता चले कि आप कितने, मतलब आपको क्या तैयार किया आपने। अगर नहीं किया तो मैं करवा रहा हूँ, आप जुड़िए जरूर, मैं बता दूंगा इसका नेक्स्ट क्लास में इसका उत्तर बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो बताऊंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया है, अगर आपने समय दिया है, मैं समझता हूँ उसके लिए तो ये बेनिफिशियल है। विश्वास करके जाइएगा मेरे पर, आपका फेथ मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। आप अगर मेरे पे फेथ किया है, जरूर आपका कामयाब होंगे, क्योंकि कामयाबी उसी को छूती है जो मेहनत करता है, और मेहनत का कोई मतलब मेहनत करता है उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो आप मेहनत करते जाइए, सफलता अपने आप मिलेगी। ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। एक बार पुनः कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मेरा प्रयास है, और प्रयास में आप अपना योगदान जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।